देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों 3 महीने पहले सड़क हादसे में लापता हुआ परिणीत जब घर वापस लौटा तो उसके हाथों में कोई सामान नहीं बल्कि एक कटा हुआ सियार का सिर और बिना सिर की एक रहस्यमय मूर्ति थी। उसी रात ठीक 1:21 पर उसके घर के आंगन से फावड़े की आवाजें आने लगी और सुबह होने तक पूरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे याद करने की हिम्मत आज भी उस गांव का कोई इंसान नहीं करता। लेकिन दोस्तों सबसे डरावनी बात तो ये थी कि परिणीत अकेला घर नहीं लौटा था। तो दोस्तों आखिर क्या है परिणीत जी की ये पूरी कहानी, जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार लेकर चलता हूँ आज की डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों काफी समय से एक ब्लैक स्कॉर्पियो खतौनी सिरसा और दरुहा के बाजारों में लगातार दिखने लगी। ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सोम मंगल को सिरसा के बाजार में दिखती तो बुध और गुरु को दरुहा के बाजार में और सप्ताह के आखिरी 3 दिन यानी कि शुक्र शनि और इतवार को खतौनी के बाजार में। ये ब्लैक स्कॉर्पियो स्थानीय लोगों के नोटिस में तब आई जब ये ब्लैक स्कॉर्पियो घंटों तक बाजार में खड़ी रहती पर कोई भी उस ब्लैक स्कॉर्पियो से उतरता नहीं था, जिस वजह से स्थानीय लोगों में उस ब्लैक स्कॉर्पियो को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कोई उस ब्लैक स्कॉर्पियो को बच्चा चोरी की गाड़ी बताता तो कोई खुफिया विभाग के लोग का। पर इन सब चर्चाओं के बावजूद भी किसी की भी उस ब्लैक स्कॉर्पियो वाले से जाके ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम हो कौन और यहाँ किससे काम है। दोस्तों समय यूं ही गुजरता रहा और उस ब्लैक स्कॉर्पियो वाले का राज बना रहा। फिर अचानक ही खतौनी के बाजार में करीबन रात के 10 बजे के करीब 2 बाइक सवार एक ट्रक से जा भिड़े। वो भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि वो दोनों बाइक सवार हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरे, जिसके तुरंत ही बाद वहां पर भीड़ जमा होने लगी। अभी बाजार में मौजूद लोग ये समझ पाते कि हुआ क्या है कि इतने में ही वहां पर लगी उस ब्लैक स्कॉर्पियो का दरवाजा खुला और उसमें से 2 पहलवान टाइप के लोग उतरे और फौरन उस तरफ दौड़े जिस तरफ वो दोनों बाइक सवार गिरे थे। अभी उनके पास पहुंचते उन दोनों में से एक पहलवान परिणीत परिणीत चिल्लाने लगा। उसके ये नाम पुकारते उन दोनों बाइक सवार जो सड़क पर दर्द से छटपटा रहे थे तो उनमें से एक ने अपना हाथ हिलाते हुए उस पहलवान को इशारा किया कि वो ही परिणीत है। इशारा पाते ही उन दोनों पहलवान ने उसको मिलकर उठाया और अपनी उस ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर वहां से तुरंत ही निकल गए, जबकि वहीं वो दूसरा बाइक वाला काफी देर तक वहीं सड़क पर पड़ा दर्द से चीखता चिल्लाता रह गया। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाके उसे पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों इस घटना के बाद फिर दोबारा कभी भी वो ब्लैक स्कॉर्पियो ना तो खतौनी बाजार में कभी दिखी और ना ही सिरसा और दरुहा के बाजार में। यहाँ तक कि परिणीत जिसे वो ब्लैक स्कॉर्पियो वाले अपने साथ लेकर गए थे उसका भी कोई अता पता नहीं था। पुलिस वालों ने परिणीत के घर वालों के बयानों के आधार पर उन सभी से पूछताछ की जिनसे परिणीत की रंजिश थी, पर पुलिस वालों को कुछ भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिनके बिना पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता था, जिस वजह से परिणीत का केस धीरे धीरे शांत होता चला गया। पर दोस्तों इस घटना से ठीक 3 महीने के बाद परिणीत के केस ने अचानक ही तब तुल पकड़ लिया जब परिणीत एक रात घर लौट आया। पर वो अकेला नहीं लौटा था बल्कि अपने साथ एक सियार का सिर और बिना सर वाली 1.5 फुट की मूर्ति, जिसके हाथ बड़े ही अजीब ढंग से इतने लंबे थे कि उसकी हथेलियां धरती को छू रही थी। इधर परिणीत के घर वाले उसके आने से बेहद खुश थे तो वहीं सियार का कटा हुआ सर और उस बिना सर वाली मूर्ति को उसके हाथों में देखकर हैरान भी थे। अभी परिणीत के घर वाले उसे देखकर किसी तरह की प्रतिक्रिया देते कि उससे पहले ही परिणीत मुस्कुराते बोला, अरे डरो मत, ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं। अगर इनका साथ नहीं मिला होता ना
तो मैं वापस नहीं आ पाता। ये कहते हुए परिणीत ने सियार के सर को घर के द्वार पर लगे पेड़ की टहनी से लटका दिया और उस मूर्ति को ठीक उसके नीचे रख दिया। दोस्तों, परिणीत को ऐसा करता देख उसके घर वालों ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्हें लगा अभी कुछ भी पूछना जल्दबाजी होगी, लिहाजन वो सभी इस तरह से बर्ताव करने लगे मानो परिणीत शहर से कमा कर आया हो। इसलिए उसके स्वागत में घर वालों ने पकवान बनाए और वहीं परिणीत भी बहुत ही नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। खैर, खाना पीना करने के बाद सभी लोग सो गए। पर दोस्तों, रात के ठीक 1:21 पर फावड़े की आवाज़ से घर वालों की आंख खुल गई और जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि परिणीत उस पेड़ के नीचे फावड़े से गड्ढा खोद रहा है। परिणीत को ऐसा करता देख परिणीत के घर वाले एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। दरअसल उन्हें पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ये परिणीत के भेष में कोई और है, जिस वजह से वो चाहकर भी उससे किसी भी तरह का सवाल नहीं कर रहे थे। पर उस रात परिणीत का परिवार उस खिड़की से परिणीत को बस ताकता ही रहा। उधर परिणीत ने गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भरा और फिर उस सियार के सर को गड्ढे के एक छोर पर रखा, तो वहीं उस मूर्ति को सियार के ठीक सामने वाले छोर पर रखकर खुद परिणीत उस गड्ढे में लेट गया और फिर वो उस गड्ढे के पानी में डूबा रहा। और जब वो गड्ढे से काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकला तो उसके घर वाले दरवाज़ा खोलकर द्वार पर ही आ गए। और जब वो गड्ढे के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि परिणीत पूरा का पूरा ही पानी में डूबा हुआ है, यहाँ तक कि उसका सर भी। ये देखकर अब परिणीत के घर वालों के हाथ पांव कपकपाने लग गए, जिस वजह से उन्हें लगा कि अब उनका चुप रहना ठीक नहीं है। लिहाजा उन्होंने मदद के लिए गांव वालों को इकट्ठा करने की सोची। पर इससे पहले वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला पाते कि एकाएक परिणीत का पूरा परिवार एकदम से बेहोश हो गया। और सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो सबके सब अपने बिस्तर पर ही सो रहे थे। और ताजुब की बात तो ये थी कि घर वालों में से किसी को भी पिछली रात की घटना बिल्कुल भी याद नहीं थी, सिवाय गोपाल के, जो परिणीत का छोटा भाई था। जैसा कि परिवार में किसी को भी बीती रात के बारे में जो घटना घटी थी उसके बारे में किसी को कुछ याद नहीं था, तो ऐसे में गोपाल कंफ्यूज हो गया कि जो कुछ उसने देखा था क्या वो उसका सपना था या फिर कुछ और। इसी कंफ्यूजन के चलते गोपाल ने किसी को भी जबरन याद दिलाने की कोशिश ही नहीं की और वो शांति बनाए रहा। फिर इसी बीच गोपाल को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा और फिर जब वो देर रात घर लौटा तो उसने देखा कि परिणीत पिछली रात की तरह फिर से द्वार के सामने गड्ढा खोद रहा है। पर यह गड्ढा पिछली रात से कहीं ज्यादा बड़ा था। परिणीत को ऐसा करता देख गोपाल फौरन ही छिपकर देखने लगा और कुछ ही देर में परिणीत ने उस गड्ढे में पानी भरना शुरू किया और पानी भरने के बाद उस सियार का कटा हुआ सिर और उस मूर्ति को गड्ढे के छोर पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि पिछली रात रखा था। अभी गोपाल परिणीत पर नजर बनाए हुए था कि तभी घर में से सभी परिवार के सदस्य एक एक करके उस पानी से भरे हुए गड्ढे में जाकर लेटने लग गए। अब ये देखते गोपाल के हाथ पांव फूलने लगे। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो फिर वो कभी भी अपने परिवार वालों का मुंह नहीं देख पाएगा। पर इसके बावजूद उसके भीतर बैठा डर इतना बलवान था कि उसने उसे आगे ही नहीं बढ़ने दिया। पर कुछ देर के बाद गोपाल वहां से सरपंच के घर की ओर भागा और वहां पर पहुंचकर सरपंच को सारी बात बता दी। गोपाल की बात सुनते ही सरपंच गोपाल को लेकर सीधा लक्कड़नाथ बाबा के पास पहुंचे। लक्कड़नाथ बाबा उस समय के बहुत बड़े पहुंचे हुए साधक थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो मुर्दों में भी जान फूंक देते थे। और जब सरपंच ने लक्कड़नाथ बाबा को परिणीत के बारे में बताया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि परिणीत को क्या हुआ है। लिहाजन वो उसी वक्त अपना झोला डंडा लिए सरपंच और गोपाल के साथ परिणीत के घर पहुंचे, जहां पर परिणीत अपने पूरे परिवार को उस गड्ढे में दफन कर रहा था। पर वो तो गनीमत थी कि
पंडित ने उस गड्ढे में अभी मिट्टी डालना ही शुरू किया था कि तभी वो तीनों वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते लक्कड़नाथ बाबा ने फौरन ही अपने झोले से भस्म निकाली और मंत्र पढ़कर पंडित के ऊपर फेंकी। और जैसे ही भस्म ने पंडित के बदन को छुआ तो वैसे ही पंडित जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिरते ही उसका बदन इस तरह से अकड़ गया मानो वो पत्थर का बन गया हो। उसकी पलकें तलक जम चुकी थी। अभी गोपाल पंडित को देख ही रहा था कि तभी लक्कड़नाथ बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? अपने परिवार को तुरंत ही गड्ढे से बाहर निकालो। बाबा की ये कहते ही गोपाल और सरपंच परिवार वालों को एक एक करके उस गड्ढे से बाहर निकालने लगे। वहीं दूसरी तरफ अपने झोले से बड़ी बड़ी लोहे की कीलें पंडित के दोनों हाथों की हथेली और पैरों के दोनों तलवों में ठोक दी। जैसे ही सरपंच और गोपाल ने घर वालों को उस गड्ढे से बाहर निकाला तो वैसे ही लक्कड़नाथ बाबा ने उस कटे हुए सियार के सर और बिना गर्दन वाली मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो एक काम करो, सियार के सर को शमशान की बहती हुई नदी में बहाओ और वहीं इस मूर्ति को शमशान में गाड़कर तुरंत मेरे पास आओ। दोस्तों लक्कड़नाथ बाबा के ये कहते ही सरपंच और गोपाल सियार का सर और मूर्ति लेकर तुरंत ही शमशान की तरफ निकल पड़े। शमशान पहुंचते ही उन दोनों ने पहले तो सियार के सर को शमशान से सटी बहती हुई नदी में बहा दिया और फिर उस मूर्ति को गाड़कर तुरंत ही दबे पांव वापस लौट आए। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और गोपाल के घर वालों को होश भी आ गया था, पर वो सभी के सभी कुछ बोल नहीं रहे थे। उन सभी की नजरें पंडित पर अटकी हुई थी जो पत्थर की तरह द्वार पर पड़ा हुआ था। खैर जैसे ही गोपाल और सरपंच वापस लौटे तो वैसे ही लक्कड़नाथ बाबा ने कहा, तुमने ठीक समय पर मुझे बुला लिया। अगर आज किसी एक इंसान की भी जान चली जाती तो हर तीसरे दिन गांव में मौतें होने लगती, क्योंकि पंडित अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ वो साया भी लौटा है जो अपने अधूरे मकसद को पूरा करना चाहता है। अभी लक्कड़नाथ बाबा ये कह ही रहे थे कि गोपाल ने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आप किस मकसद की बात कर रहे हैं बाबा? कौन है वो साया जो साथ में लौटाया है? गोपाल के ये कहते ही लक्कड़नाथ बाबा मुस्कुराते बोले, बेटा अब ये तो पंडित ही बताएगा, पर अभी नहीं, रात के ठीक 1 बजे। पर इस बीच तुम में से कोई भी भूल कर भी पंडित के करीब मत जाना। और हाँ, खासकर तुम गोपाल, अपने परिवार के किसी भी आदमी को पंडित के आसपास नहीं भटकने देना। हो सके तो कुछ दिनों तक उन्हें घर में ही बंद रखना। मैं रात के पहले पहर तक वापस आ जाऊंगा, फिर पता चलेगा कि आखिर पंडित के साथ हुआ क्या है। दोस्तों इतना बोलकर लक्कड़नाथ बाबा उसी वक्त चले गए। इधर गोपाल और सरपंच ने घर वालों को घर के भीतर बंद कर दिया और वो वहीं चारपाई डालकर खुद बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद सरपंच जी गोपाल जी से ये कहकर निकल गए कि मैं घर से होकर आता हूँ। सरपंच जी के जाने के बाद अब गोपाल अकेला पड़ गया था। हालांकि वो अंदर से काफी घबराया हुआ था, जिस वजह से वो पंडित की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए बस मन ही मन कुछ बुदबुदाया जा रहा था। और जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा पसरा तो वैसे ही पंडित कराहते हुए गोपाल को आवाज देते बोला, भाई तूने ये क्या किया मेरे साथ? जल्दी से इन कीलों को निकाल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। पंडित के ये कहते ही जब गोपाल ने उसकी तरफ देखा तो उसकी सांसें हलक में ही थम गई। दरअसल पंडित की आंखों से खून बह रहा था और वो कीले जो पंडित के हथेली और तलवों में गड़ी हुई थी, अब वो इस कदर तप रही थी कि उन कीलों का रंग लाल हो गया था। पंडित को इतने दर्द में देखकर गोपाल को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो जानता था कि लक्कड़नाथ बाबा की बात की अनदेखी की तो अंत बहुत भयानक होगा। अभी गोपाल मन ही मन भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि तभी लक्कड़नाथ बाबा आ गए और उनके आते ही पंडित उनसे अजीब सी आवाज में बोला, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। जिस पर बाबा ने हंसते हुए कहा, तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो चल बता, पंडित जिंदा है या तूने उसे मार दिया है? लक्कड़नाथ बाबा के ये पूछते ही पंडित की आवाज अचानक से नॉर्मल हो गई और वो बोला, बाबा मुझे बचा लो, मैंने गलत लोगों के बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश मैं उन लोगों की बात नहीं मानता तो आज मुझे अपने ही शरीर में कैदी की तरह रहना नहीं पड़ता। दोस्तों जैसे ही पंडित ने ये बात कही तो वैसे ही गोपाल बीच में टोकते बोला, कौन लोग थे भैया वो, और आपने ऐसा क्यों किया?
कि आपकी ये हालत हो गई। गोपाल अचानक ही बहुत भावुक हो गया था, इसलिए वो उस वक्त ये भी भूल गया था कि जिसे वो अपना भाई समझकर बात कर रहा है वो एक शैतान है। कर गोपाल के ये पूछते ही परिणीत बोला, रात को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो 2 लोग मुझे किसी गाड़ी में डालकर लेकर जाने लगे। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं, पर जब उन्होंने मुझे कुछ सुंघा के बेहोश कर दिया तब तक मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पर उस वक्त मैं पहले ही बहुत घायल था, तो ऐसे में मैं अपने बचाव में कुछ कर ही नहीं पाया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को लोगों की कतार में खड़ा पाया। अभी मैं अपने आसपास खड़े लोगों को ही देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, तुम सबकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है क्योंकि हमने तुम्हें चुना है, पर आखिरी फैसला लेने से पहले तुम एक नज़र उन संदूक पर डाल लो जिन पर तुम खड़े हो। ये सुनते ही जब मैंने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मैं सच में एक बड़े से संदूक के ऊपर खड़ा हूँ। संदूक पर नज़र पड़ते ही मैं बाकी लोगों की तरह फौरन ही संदूक से नीचे उतरा और उस संदूक को खोलकर देखा तो मेरी आंखें चौंधिया सी गई। लालच का वो गहरा रंग मेरी आंखों में उतर आया। दरअसल उस संदूक में ढेरों सोने चांदी और कीमती पत्थर भरे हुए थे। फिर कुछ देर के बाद फिर से वही आवाज़ आई, जिसने भी हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया है वो अपनी आंखें बंद कर ले और तब तक ना खोलें जब तक मैं ना कहूँ। उसकी ये सुनते ही मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और आंख बंद करते ही एक अजीब सी खामोशी पसर गई। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे दिल की धड़कन और नसों में बहते खून की रफ्तार साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर जब वो आवाज़ फिर से आई और बोला, अब अपनी आंखें खोलो, तो मैंने देखा कि हम किसी ग्रेवयार्ड में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र थे और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो मैंने पाया कि मेरे साथ कुछ गिने चुने लोग ही हैं। अभी हम एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे कि तभी फिर से वही आवाज़ आई और इस बार उस आवाज़ ने कहा, तुम सबको इन 100 साल पुरानी कब्रों को खोदना है और उन लाशों के साथ सोना है और बताना है कि उन लाशों ने तुम्हें क्या बताया। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद लोगों में से कई लोगों ने ये काम करने से मना कर दिया और वहाँ से जाने की बात करने लगे। उनके वहाँ से जाने की जिद करते ही एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उनको अपने साथ उड़ा कर ले गया। ये देखते ही मैं समझ गया कि हमने जो फैसला लिया था वो अब बदलने वाला नहीं है। लिहाजा हम बाकी के बचे हुए लोग फौरन ही कब्र खोदने में लग गए। तभी मैंने भी एक कब्र चुन ली और उसे खोलने में लग गया और जब वो कब्र खुली तो सामने मुझे एक बूढ़े आदमी की लाश का ढांचा नजर आया, जिसके एक हाथ में सियार का सर और दूसरे हाथ में बिना सर वाली मूर्ति थी। मैं बिना ज़्यादा सोचे उस कब्र में जाकर लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर के बाद ही मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली कौंधी और फिर मेरी आंख बंद हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और मेरे हाथों में वही सियार का सर और बिना सर वाली मूर्ति थी। अभी परिणीत अपनी बात बता ही रहा था कि तभी लक्कड़नाथ बाबा उसे बीच में टोकते बोले, अगर तू अकेला आया था तो अपने साथ 3 ताबूत क्यों लाया था। दोस्तों ये सुनते ही जहां गोपाल के कान खड़े हो गए तो वहीं परिणीत की आवाज़ एक बार फिर से अजीब हो गई और एक अजीब से लहजे में बोला कि तू आज मेरे हाथों से मरेगा। अभी ये मंजर और खौफनाक हो ही रहा था कि तभी सरपंच कुछ लोगों के साथ वहां पर आ पहुंचे कि तभी लक्कड़नाथ बाबा ने घर के पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि घर के पीछे 3 ताबूत है और वो तीनों ताबूत यहाँ पर ले आओ। लक्कड़नाथ बाबा के ये कहते ही सरपंच उन लोगों के साथ जाकर वो तीनों ताबूत ले आया। उन तीनों ताबूतों में से एक ताबूत खुला हुआ था, जिसमें बाबा के कहे अनुसार परिणीत को डालकर उन ताबूतों पर 9 कीलें गाड़ दी, जिसके फौरन बाद वो बाबा और सरपंच उन लोगों के साथ ताबूतों को लेकर चले गए और जाते जाते गोपाल को ये बोल गए कि परिणीत की राह देखना अब बंद कर देना। अब वो नहीं रहा और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दोस्तों इस घटना के बाद परिणीत कभी लौटा ही नहीं। यहाँ तक कि लक्कड़नाथ बाबा ने परिणीत के बारे में कुछ भी बताने से इनकार तक कर दिया और इसके साथ ही कई सारे सवाल ही रह गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।